नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आरपीए में देश भर के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुखों की संगोष्ठी हुई शुरू। मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। प्रो कबड्डी लीग की सरताज बनी टीम जयपुर पिंक पैंथर्स के खिलाड़ी आए जयपुर। समर्थकों ने किया भव्य स्वागत। और डाक विभाग की नई पहल, होम डिलीवरी के साथ साथ होम रिसीविंग की सुविधा भी प्रारंभ। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान पुलिस अकादमी में देश भर के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुखों की राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू हुई। संगोष्ठी का उद्घाटन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया। 3 दिन चलने वाली इस संगोष्ठी में प्रतिभागी पुलिस प्रशिक्षण के दौरान आधुनिक तकनीक के प्रयोग कर चर्चा कर रहे हैं। वहीं देश भर के विभिन्न राज्यों के पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त महानिदेशक स्तर के अधिकारी भी अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। यह संगोष्ठी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सहयोग से आयोजित हो रही है। संगोष्ठी में तीनों दिन पुलिस की बदलती भूमिका, पुलिस प्रशिक्षण की चुनौतियों और भविष्य की आवश्यकताओं पर भी चर्चा चल रही है। वहीं संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने देश के सामने आंतरिक सुरक्षा बड़ी चुनौती बताया। इससे निपटने के लिए पुलिस की ट्रेनिंग और अच्छी बनाने की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जन तक पुलिस की पहुंच होनी चाहिए। लोगों में जब पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ेगा तभी पुलिस का असली काम सामने आएगा। जोधपुर में हुई कमांडो ट्रेनिंग की प्रशंसा करते हुए कहा कि ट्रेनिंग से देश को अच्छे कमांडो मिले हैं। यह राजस्थान के लिए गौरव की बात है। संगोष्ठी में देश भर के पुलिस ट्रेनिंग अकादमियों के करीब 80 अधिकारी शिरकत कर रहे हैं। पहले दिन के उद्घाटन सत्र में भारत सरकार के ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एवं डेवलपमेंट के महानिदेशक राजन गुप्ता ने पुलिस प्रशिक्षण के तहत किए जा रहे कामों के बारे में बताया। संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह में शिरकत कर रहे एसीएस गृह सुनील अरोड़ा ने कहा कि पुलिस अकादमियों में अच्छी ट्रेनिंग होती है, फिर भी निचले स्तर पर काम करने वाले पुलिसकर्मी ही पुलिस का असली आईना होते हैं। आरपीए निदेशक बीएल सोनी ने कहा कि पुलिस को जनमित्र बनना चाहिए ताकि समाज में पुलिस को अच्छी पहचान मिल सके। When we look at all that, we have to actually bring into this huge act of policing. We understand that there is an expectation of the people of the state, of the people of the country, and we have to face the expectations of those people along with the opinions of various organizations like human rights, media, and this becomes more and more complex, and it is in this backdrop that I take this opportunity to welcome you all at this session here today. Mr. Gupta, DG Bureau of Police Research and Development, Shri Omendra Bhardwaj, DGP Rajasthan, Mr. Soni, Director of the RPA, Shri Nandkishore ji, ADGP Training, senior officers from across the country, delegates from the states, central paramilitary forces, other officers, guests from outside Rajasthan, and then of course the media. As everyone has pointed out, and I don't need to labor the point, I think that to face the challenges that we've just talked about, we need to be very, very accountable to the people. प्रो कबड्डी लीग के पहले सीजन की सरताज बनी जयपुर पिंक पैंथर्स के खिलाड़ियों का गुलाबी नगर में भव्य स्वागत हुआ। टीम के कप्तान नवनीत गौतम और खिलाड़ी राजू राणा टीम के विजेता बनने के बाद पहली बार जयपुर आए। जयपुर एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का शानदार स्वागत हुआ। कबड्डी जैसे पारंपरिक खेल को शोहरत की बुलंदियां देने वाली प्रो कबड्डी लीग के पहले सीजन का समापन हुआ। लीग की विजेता जयपुर पिंक पैंथर्स टीम के खिलाड़ी सोमवार को मुंबई से अपने घरेलू शहर में लौट आए। पैंथर्स टीम के कप्तान नवनीत गौतम और राजू लाल के जयपुर आगमन पर उनका हवाई अड्डे पर कबड्डी प्रेमियों और उनके समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। सभी ने खिलाड़ियों के स्वागत में पलक पावड़े बिछाते हुए जमकर नारेबाजी की। जयपुर पिंक पैंथर्स सोमवार को यू मुंबा को हराकर
सीजन की विजेता बनी थी। गुलाबी नगरी पहुंचे दोनों ही खिलाड़ियों ने कहा कि वे अब मार्च में होने वाले अगले सीजन की तैयारियों में जुटेंगे। जयपुर पिंक पैंथर्स टीम के कप्तान नवनीत गौतम स्वागत से खासे अभिभूत नजर आए। आपने देखा कितना अद्भुत स्वागत किया हमारा जयपुर की जनता ने, मेरे मित्रों ने, मेरे भाइयों ने, मेरे परिवार ने, और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैंने जो किया है वो सिर्फ जनता के लिए किया है, कबड्डी के लिए किया है। हमारी कोई जीत नहीं हुई है, कबड्डी की जीत हुई है और बस जयपुर पिंक पैंथर के लिए हमें खेला है। जयपुर पिंक पैंथर का नाम किया, जयपुर का नाम किया, पूरे प्रदेश का नाम किया। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी मुख्यमंत्री साहिबा को। उन्होंने आउटवर्ड हमारी हेल्प करी है और बहुत अमूल्य टाइम देकर उन्होंने हमारा मैच देखने के लिए आए। कबड्डी लीग के फाइनल मुकाबले को मुंबई की यू मुंबा को हराकर टूर्नामेंट की चैंपियन बनी जयपुर पिंक पैंथर्स टीम के युवा खिलाड़ी राजूलाल चौधरी का भी खेल प्रेमियों ने जोरदार स्वागत किया। हवाई अड्डे से जुलूस के रूप में दोनों विजेता खिलाड़ी राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर पहुंचे, जहां छात्रों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर राजूलाल ने कहा कि आगामी दिनों में कबड्डी की लोकप्रियता क्रिकेट और फुटबॉल से कम नहीं होगी। आने वाले टाइम में लोग बात क्रिकेट फुटबॉल को बोलकर सब कबड्डी खेलने लगेंगे, तो क्रिकेट जो पॉपुलरिटी मिल रखी है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और आने वाले टाइम में मैं कंफर्म कहता हूँ कि आने वाले टाइम में लोग बाग सब कबड्डी खेलेंगे, उसके अलावा कोई दूसरा गेम खेलना पसंद नहीं करेंगे। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ जयपुर वासियों ने हमारा सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डाक विभाग जयपुर शहर के बाशिंदों को अब न केवल पार्सल की होम डिलीवरी देगा बल्कि उनके पास से पार्सल भी रिसीव करेगा। इसके तहत डाक विभाग में प्राप्त पार्सलों के वितरण व्यवस्था मैकेनाइज्ड तरीके से करने के लिए जयपुर जीपीओ के अधीन एक नोडल पार्सल डिलीवरी सेंटर आज से कार्य करने लग गया है। मुख्य रेलवे स्टेशन स्थित रेल डाक सेवा केंद्र के नोडल पार्सल वितरण सेंटर का उद्घाटन मुख्य पोस्टमास्टर जनरल राजस्थान सर्किल लेफ्टिनेंट कर्नल DKS चौहान ने किया। इस नोडल पार्सल डिलीवरी सेंटर से जयपुर शहर के 6 वितरण क्षेत्रों में वितरण हेतु प्राप्त समस्त पार्सलों को विशेष डाक वाहनों द्वारा प्राप्तकर्ताओं के पते पर प्राप्ति के दिन ही वितरण किया जाएगा। साथ ही पार्सल वितरण हेतु लगाए गए वाहनों से बल्क ग्राहकों के संस्थानों से बुकिंग हेतु पार्सलों की पिकअप व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाएगी। वर्तमान में नोडल पार्सल वितरण सेंटर में पार्सल वितरण के कार्य हेतु क्षेत्रानुसार 2 बीटों का गठन किया गया है। प्रथम बीट में शास्त्री नगर जयपुर जीपीओ एवं त्रिपोलिया बाजार डाकघर के अधीन आने वाले क्षेत्र तथा द्वितीय बीच में जयपुर RS राजस्थान सचिवालय एवं जयपुर सिटी डाकघर के अधीन आने वाला क्षेत्र शामिल किया गया है। नोडल पार्सल वितरण सेंटर जयपुर का विस्तार 2 महीने बाद पूरे जयपुर में किया जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल सके। 2014 से जयपुर शहर के 6 डाक वितरण क्षेत्रों में मैकेनाइज्ड पार्सल डिलीवरी हमने स्टार्ट किया है। ये 6 जो वितरण क्षेत्र हैं त्रिपोलिया बाजार, जयपुर जीपीओ, शास्त्री नगर हेड पोस्ट ऑफिस, जयपुर RS पोस्ट ऑफिस, जयपुर सिटी पोस्ट ऑफिस और राजस्थान सेक्रेटरीट पोस्ट ऑफिस हैं। इन क्षेत्रों में वितरण होने वाले सभी पार्सल अब व्हीकल के थ्रू जाएंगे और जिसमें एक पोस्टमैन और एक MTS रहेगा और लोगों के घर तक ये पार्सल को डिलीवर कर और बाद में इसका विस्तार पूरे जयपुर शहर के लिए किया जाएगा। अभी ये 2 महीने के लिए पायलट के रूप में स्टार्ट किया है, फिर इसका विस्तार पूरे जयपुर शहर के लिए किया जाए। केंद्र की NDA सरकार की ओर से नेहरू गांधी परिवार के नाम पर चल रही जनहित योजनाओं का नाम बदलने और उन्हें समाप्त करने के निर्णय का कांग्रेस ने विरोध शुरू कर दिया है। सोमवार को जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस प्रस्तावित योजना के विरोध में गांधी सर्किल पर प्रदर्शन किया। सियासी राजनीति में राजनीतिक दल मुद्दों की तलाश में रहते है। ऐसे में इन दिनों कांग्रेस ने केंद्र की NDA सरकार की ओर से नेहरू गांधी परिवार से जुड़ी योजनाओं का नाम बदलने की चर्चाओं के बीच इस प्रस्तावित निर्णय का विरोध शुरू कर दिया है। सोमवार को गांधी सर्किल पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस प्रस्तावित निर्णय के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी जलाया। कांग्रेस की ओर से किए गए प्रदर्शन का नेतृत्व जयपुर शहर लोकसभा युवा कांग्रेस के महामंत्री राहुल तंवर ने किया। इस मौके पर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अर्चना शर्मा सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अर्चना शर्मा ने केंद्र की मोदी सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया। शर्मा ने कहा कि इस योजना से साफ है कि NDA सरकार गांधी और नेहरू के योगदान को कम करके आंक रही है।
केंद्रीय सरकार राजनीतिक द्वेष के कारण अपने पॉलिटिकल वेंडेटा को पूरा करने के लिए जो पहले संचालित परियोजनाएं और योजनाएं थी जिसके माध्यम से भारत का स्वर्णिम विकास को अंजाम दिया गया, उन परियोजनाओं के आगे से जो नेहरू गांधी नाम है उन सबको हटाने पर तुली हुई है और उसके लिए एक फरमान भी जारी किया गया है कि अगले मार्च तक जवाहरलाल अर्बन रिन्यूअल मिशन का नाम बदल दिया जाएगा और इसके कारण 2100 करोड़ की तो जयपुर राजस्थान से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कैंसिल किया गया है। इसी क्रम में इंदिरा आवास योजना का भी नाम बदलने का काम किया जा रहा है। पूर्व में भी जब ये लोग शासन में आए थे तो राजीव पाठशालाओं को इन्होंने बंद किया था और शिक्षा संकुल का जो नाम था राजीव गांधी शिक्षा संकुल उसको बदला था। इसी क्रम में एक यूजीसी में कमेटी का गठन किया गया जिसके माध्यम से वो सारे विभाग जिनमें गांधी नेहरू नाम आगे लगता है उन सबके नाम परिवर्तित करने के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। तो मैं समझती हूँ सारी चीजें जो पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत है, देश की राजनीति की परिचय। और दूसरी बात यह है कि जो युवा मन है उससे उन आजादी की कुर्बानियों, देश के लिए एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जो शहादत हुई उसको विस्मृत करने का एक षड्यंत्र है। तो इसके विरोध में आज हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया, पुतला दहन किया केंद्र सरकार का और हमारी ये मांग है कि इस तरह का द्वेष पूर्वक जो द्वेषता की भावना से जो राजनीति की जा रही है उसको बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि अब तक 100 दिन में सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक ही काम किया है, प्रतीकवाद की राजनीति की है, जिसके माध्यम से संदेश देने का प्रयास किया कि हम एक निरंकुश शासन चलाने वाले हैं जिसमें वैमनस्य फैलेगा, सामाजिक समरसता समाप्त होगी और द्वेष की राजनीति को एक ऐसा अध्याय लिखा जाएगा जो काले अक्षरों में याद किया जाएगा भारत के इतिहास में। देखिए, मेरा ये मानना है इसमें ये सिर्फ बातों की जुगाली करना और कैसे उसको डाइवर्ट करना उसका प्रयास मात्र है। यदि आपके मन में कोई अच्छा विचार है, कुछ नया देश को देना चाहते हैं तो नया करिए, उसके आधार पर नामांकन करिए, लेकिन जो पहले काम हुए जिनके माध्यम से विकास को अंजाम दिया गया उनके नाम बदल करके आप सिर्फ और सिर्फ द्वेष का परिलक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझती हूँ इसकी जितनी निंदा हो कम है, क्योंकि नेहरू और गांधी ये जो नाम है इनको पूरे विश्व में पहचान मिली है। देश की एकता अखंडता नहीं, विश्व की एकता और समरसता बनी रहे, इसके लिए शहादत भी हुई, कुर्बानियां भी दी गई। उन सबको विस्मृत करना चाहते हैं, इतिहास को अपने अनुरूप ढाल करके परिभाषित करना चाहते हैं। इस युवा मन को जिसने आजादी के बाद इन चीजों के बारे में ज्ञान रखा था उसको पूरी तरह से किसी भी प्रकार से विस्मृत करके अपने अनुरूप उसको तोड़ मरोड़ करके इतिहास बनाना चाहते हैं। प्रदेश की 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत का दावा किया है। कांग्रेस ने दावा किया है थोड़े से दिनों में जनता का राज्य की भाजपा सरकार से मोह भंग हो गया है। ऐसे में जनता उपचुनाव में भाजपा को जरूर सबक सिखाएगी। प्रदेश में 4 सीटों पर 13 सितंबर को होने जा रहे उपचुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। इन चुनाव में जहां भाजपा पूरी ताकत लगा रही है, वहीं कांग्रेस भी पीसीसी चीफ सचिन पायलट के नेतृत्व में पूरी तरह एकजुटता से चुनावी समर को फतेह करने की कवायद कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अर्चना शर्मा ने 4 विधानसभा सीटों पर जीत का दावा किया है। शर्मा ने कहा कि प्रदेश की जनता राज्य की भाजपा सरकार की वादा खिलाफी की हकीकत को जान चुकी है। ऐसे में उपचुनाव में जनता वापस कांग्रेस पर विश्वास व्यक्त करेगी। जनता जो है अपने आप को छला हुआ महसूस करिए। महंगाई, महिला शोषण, भ्रष्टाचार, इनको मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने इनको दिवा स्वप्न दिखाए थे और जैसे ही सत्ता में आए तो आपने देखा संविदा कर्मियों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा, कर्मचारी सब संतुष्ट नहीं है सरकार से, रोडवेज का निजीकरण हो रहा है, हर चीज को पीपीपी मोड पर ले जाने वाले, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर, महिला शोषण ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दी। तो ये स्थितियां बहुत विकट है। ऐसे में जनता पुनः विश्वास जो है कांग्रेस में व्यक्त करेगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा वाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सिटी ऑनलाइन चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हैं और आप इस चैनल को देखते रहें और हमें भी देखते रहें उस पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अखिल भारतीय समन्वित चना परियोजना की 19वीं कार्यशाला का आज समारोह पूर्वक समापन हुआ। 3 दिन तक चली इस कार्यशाला में देश भर से आए कृषि वैज्ञानिकों ने चने की नई विकसित 3 किस्मों के बारे में बताया। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर निदेशक डॉक्टर NP सिंह ने बताया कि चने की उन्नत 3 किस्मों का इजाद किया गया है। इनमें एक किस्म राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर द्वारा विकसित की गई है। उन्होंने कहा कि खास बात यह है कि इस साल चने के उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम राज्य बन गया है। प्रति हेक्टर उत्पादन के हिसाब से राजस्थान अव्वल है कि बुआई के हिसाब से भी रकबे में बढ़ोतरी हुई है। आने वाले समय में यह प्रदेश चना उत्पादन में और आगे बढ़े, इसको लेकर 3 दिन की इस कार्यशाला में मंथन किया गया। इस संगोष्ठी में हम 2 चीज़ कर रहे हैं। एक तो ये देख रहे हैं कि पिछले साल जो हमारी कार्य योजना पूरे देश में जो हमने चलाया उसकी क्या प्रगति है। उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो अगले 14-15 के लिए हम अपनी एक रणनीति बना रहे हैं, कार्य योजना बना रहे हैं पूरे देश के लिए। राजस्थान का जहाँ तक सवाल है, राजस्थान ने चने के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति की है और ये जयपुर के जो दुर्गापुरा जो सेंटर है, यहाँ से ही 16 चने की जो प्रजातियाँ जो है निकाली गई हैं। ये प्रजातियाँ बहुत अच्छा कर रही हैं और चूँकि पिछले साल जो है यहाँ पर रबी के सीजन में अच्छी बारिश हुई, इसलिए चने का उत्पादन यहाँ काफ़ी बढ़ा। पहली बार राजस्थान में जो चना की उत्पादकता है वो 1000 किलोग्राम मीन्स 10 कुंटल से ऊपर हुआ है। इसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो चने में बढ़ाया गया है और दूसरे सरकार ने जो तकनीकी और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, जो राष्ट्रीय सुरक्षा जो मिशन है, खाद्य सुरक्षा जो मिशन है, उसके द्वारा किसानों और जो बीज पैदा करने वाले हैं उनको एक विशेष रियायत दी जा रही है। ये 2-3 कारण हैं जिसकी वजह से यहाँ पर चना का जो प्रोडक्शन हर साल ऊपर बढ़ता जा रहा है। देश में जीवन बीमा का पर्याय माने जाने वाले भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपनी स्थापना की 58वीं वर्षगांठ मनाई। इस मौके पर LIC के बीमा सप्ताह का भी सोमवार से आगाज हुआ। निगम के अधिकारियों ने कहा कि पिछले 58 वर्ष में LIC ने ग्राहकों का बेहतर सेवा के दम पर विश्वास जीता है। देश की जानी मानी जीवन बीमा कंपनी LIC ने सोमवार को अपनी स्थापना के 58 वर्ष पूरे कर लिए। इस मौके पर LIC के जयपुर मंडल के अधिकारियों ने ग्राहकों का आभार जताते हुए कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने ग्राहकों के विश्वास के बल पर बीमा क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। LIC के जयपुर प्रथम मंडल के वरिष्ठ प्रबंधक पंकज गोयल ने कहा कि देश में बीमा कारोबार में लगी अन्य 23 निजी बीमा कंपनियों के मुकाबले 2013 से 2014 के वित्तीय वर्ष में बीमा बाजार में 75.33% और पॉलिसी बेचने के मामले में करीब 85% कारोबार किया। उधर LIC जयपुर मंडल द्वितीय के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक प्रदीप भट्टाचार्य ने बताया कि अपनी स्थापना के 58 वर्ष पूरे होने के मौके पर 1 टाइम प्रीमियम वाली पॉलिसी जीवन शगुन भी लॉन्च की है। इस पॉलिसी को 8 से 45 आयु वर्ग के लिए लाया गया है। भट्टाचार्य ने बताया कि कई विशेषताओं वाली इस पॉलिसी की बिक्री आगामी 90 दिन तक की जाएगी। बहुत हर्ष का विषय है, आज हम लोग अपना 58वां स्थापना दिवस मना रहे हैं निगम का, भारतीय जीवन बीमा निगम का। इस 58 वर्ष की अनवरत यात्रा में LIC ने कई मील के पत्थर हासिल किए हैं, जैसे कि 29 करोड़ से अधिक आबादी का बीमा LIC करके एक बहुत बड़ी संख्या का बीमा किया है। उसके अलावा इन 58 वर्षों में LIC ने कुल अपनी परिसंपत्ति जो है 16 लाख करोड़ से ऊपर की बना ली है, जिसमें से अधिकतर धनराशि पंचवर्षीय योजना में नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में लगी हुई है। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक का योगदान भारतीय जीवन बीमा निगम का था और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें 2012 में प्रारंभ हुई थी, 2017 तक है, उसमें 4 लाख करोड़ से ऊपर का LIC का योगदान हो चुका है। LIC इसके अलावा मूलभूत सुविधाओं वाले क्षेत्र में बहुत बड़ा निवेश करती है, जैसे कि आप रोड ट्रांसपोर्ट ले लीजिए, इरिगेशन ले लीजिए, सैनिटेशन ले लीजिए। इन सब क्षेत्रों में LIC का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि हाउसिंग है, हाउसिंग में LIC का टोटल 45,000 करोड़ का निवेश है। पावर सेक्टर में LIC ने 1,04,450 करोड़ रुपए का योगदान किया है।
इरिगेशन, वाटर सप्लाई और सीवेज में 3051 करोड़ का, रोड, पोर्ट, ब्रिजेज एंड रेलवेज में 10,187 करोड़ रुपए का योगदान है। इस तरीके से कुल 10,69,000 करोड़ रुपए भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं में LIC के द्वारा निवेश किया गया है। 14 साल का अवधि बीत चुका है और आज के डेट में बाजार में 23 इंश्योरेंस कंपनी LIC के अलावा है, परंतु इन 23 इंश्योरेंस कंपनियों के मौजूदगी के बावजूद अगर नंबर ऑफ सेल की बात करें तो 84.44% आज भी शेयर भारतीय जीवन बीमा निगम के पास है। ये कहीं ना कहीं जनता का विश्वास भारतीय जीवन बीमा निगम में, जनता को भारतीय जीवन बीमा निगम की सेवाएं पसंद आई है, वो प्रदर्शित करता है। अगर प्रीमियम के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो 75% से ऊपर शेयर आज भी भारतीय जीवन बीमा निगम के पास है। टू बी प्रिसाइज 75.33% का शेयर प्रीमियम के आधार पे LIC का आज भी है। सर जी, नया प्लान लाए हैं जो जीवन सगुन, इसका टेबल नंबर 924 है एंड इट इज आपको अप टू 45 इयर्स एज तक कोई भी आदमी इसमें ले सकते हैं। इनका एक्चुअली इसमें है क्या, 5 साल तक आपका सम एश्योर्ड, इट इज गारंटेड सम एश्योर्ड का जो प्रीमियम है लगभग 60% उसका प्रीमियम होते हैं, बाकी ये गारंटेड सम एश्योर्ड इट इज ऑल्सो देयर एंड 5 साल तक उसमें लाइफ रिस्क कवरेज 10 टाइम्स उसका होते हैं। जो भी आपका प्रीमियम देंगे उसका 10 टाइम्स लाइफ रिस्क कवरेज होते हैं एंड 5 साल का बाद 10 टाइम्स ऑफ द प्रीमियम प्लस लॉयल्टी एडिशन, अगर उनका कोई भी डेथ या कैजुअलिटी हो जाते हैं उनको परिवार को दिए जाएंगे। ये बहुत ही खासियत प्लान है। ये एक मनी बैक का भी आकार है, 12 साल का इस फिक्स टर्म है। इट इज ऑल्सो ए क्लोज एंडेड स्कीम, क्लोज एंडेड इन द सेंस 90 डेज के लिए लाया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत के साथ तनाव उसके फायदे में नहीं है। पाकिस्तान 15 दिन से जो कर रहा है उसका कड़ाई से जवाब दिया जाएगा। रविवार को एक दिवसीय दौरे पर जयपुर आए जावड़ेकर प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में बोल रहे थे। केंद्र सरकार के 100 दिन के कार्यकाल का ब्यौरा देते हुए कहा कि हमें पाकिस्तान की चिंता है। हम चाहते हैं कि एक स्थिर और शांतिपूर्ण पाकिस्तान हो। दुर्भाग्य की बात है कि वहां ऐसी स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहले आतंकवादियों से बात करे और बाद में हमसे, तो यह कैसे संभव है। उम्मीद जताई कि पाक बाज आएगा। पाकिस्तान की अंदरूनी परिस्थितियों पर हम नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का फोकस सिर्फ एक बात पर है और वह जनता का भला कैसे हो। देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा मोदी टीम में है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मंत्रालय को 4-5 घंटे देकर हर विषय पर काम कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि 15 अगस्त को मोदी के भाषण से देश में जान आई है। एक सवाल के जवाब में जावड़ेकर ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सराहना करते हुए कहा कि राजस्थान को विशेष पैकेज की मांग को अनसुना नहीं किया जाएगा। राजस्थान को महत्व मिलेगा। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में राज्य से जुड़े प्रोजेक्ट्स की स्वीकृति को लेकर अधिकारियों की बैठक लेंगे, जल्द निर्णय किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में सिर्फ एक ही सांसद को मंत्री बनाए जाने के सवाल पर कहा कि उम्मीद करनी चाहिए, मंत्रिमंडल विस्तार में राज्य को तवज्जो मिलेगी। पर्यावरण मंत्रालय एक पहले खौफनाक मंत्रालय बन गया, एक नया टैक्स मंत्रालय बन गया था। तरक्की को रोकने वाला, रोड़ा डालने वाला स्पीड ब्रेकर मंत्रालय बन गया था और इसलिए चुनाव में टैक्स की चर्चा हुई। पर्यावरण का एक ऐसा खौफनाक रूप लोगों के सामने आया कि जैसे मानो कोई विकास का काम हो ही नहीं सकता। एक ट्रांसपेरेंसी लाई, पारदर्शिता लाई और पारदर्शिता में अब किसी को भी एनवायरमेंट क्लियरेंस चाहिए और फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए, उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ता है। सरकारी दफ्तर में आने की, मंत्रालय में आने की जरूरत नहीं है। हम उनके तरफ यानी यूपीए के सोच से उल्टा काम शुरू किया कि हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू किया, तो मुझे मिलने की जरूरत नहीं, हमारे अधिकारियों को मिलने की जरूरत नहीं, घर में बैठो। आज मुझे खुशी है 180 ऐसे एप्लीकेशंस फॉर ऑनलाइन पिछले 2 महीने में आए और उनको देखने बड़ी बात यह है
कि हमने किसी का चेहरा देखकर निर्णय नहीं किया। एक्चुअली जिनके निर्णय किए उनके चेहरे क्या है, नाम क्या है, ये हमें पता ही नहीं है। हमने नीतियां बनाई और नीतियों के आधार पर निर्णय किया। और जब अध्ययन किया तो मेरे ध्यान में आया और हमने एक नीतिगत निर्णय किया कि अब 5 हेक्टर तक नहीं 40 हेक्टर तक का फॉरेस्ट डाइवर्जन, उसकी मान्यता हमारे संभागीय केंद्र देंगे, जहां राज्यों के अधिकारी भी होंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से लिपिक ग्रेड द्वितीय के पदों की भर्ती की विज्ञप्ति निकाले गए थे और उसकी परीक्षा भी जनवरी में आयोजित की जा चुकी है तथा उसका परिणाम नहीं निकालने को लेकर आज राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर परीक्षार्थियों ने विरोध जताया। परीक्षार्थियों का कहना है कि अभी तक परीक्षा का परिणाम जारी नहीं करने से पूरे प्रदेश में विद्यार्थियों में रोष है। आरपीएससी एलडीसी का परिणाम पिछले 1 साल हो गई जारी नहीं हो रहा है। जनवरी 11 में परीक्षा हुई थी और अभी तक परिणाम जारी नहीं हुआ और मैडम ने यस भी कर दी बीकानेर संभाग के दौरे के टाइम, लेकिन अभी तक परिणाम जारी नहीं हुआ, इसलिए विद्यार्थियों में रोष है। यहाँ हम अलग अलग संभागों से उद्योग मैदान में इकट्ठे हुए थे, वहाँ से फिर यहाँ मुख्य कार्यकर्ता यहाँ है और अभी 500 आदमी आज इकट्ठा हुए थे और 7.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। उन सबको ज्ञापन देकर आए, वहाँ ओएसडी को दिया है। जनवरी 2014 के अंदर हमारा एग्जाम हुआ था। उसके बाद जब वसुंधरा राजे ने फरमान कर दिया था कि भर्ती रद्द कर दी गई है, उसके बाद फिर वापस बहाल कर दी गई और फिर जब रिजल्ट का इंतजार कर रहे लाखों विद्यार्थी वसुंधरा के एक फरमान जैसे कि अब कभी तो एसओजी की जांच लगा देती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी भर्ती के पीछे कुछ लगा देते हैं, तो भर्ती का परिणाम जारी नहीं हो रहा है। राजस्थान में 20वीं सदी के 7वें दशक से लगातार साक्षरता की अलग जगाने वाली प्रदेश की जानी मानी गैर सरकारी संस्थान राजस्थान प्रौढ़ शिक्षण समिति अपना 22वां 3 दिवसीय सम्मेलन 2 सितंबर से मनाने जा रही है, जिसमें राजस्थान प्रौढ़ शिक्षण समिति के अध्यक्ष राजेंद्र भानावत ने बताया कि यह सम्मेलन जाने माने शिक्षाविद स्वर्गीय अनिल बोरदिया को समर्पित होगा। इसमें व्याख्यान के मुख्य वक्ता चिंतक और विचारक गोपाल कृष्ण गांधी होंगे। राजस्थान प्रौढ़ शिक्षा समिति जो है ये बहुत करीब 40-41 वर्षों से इस काम में लगी हुई है कि राज्य के विभिन्न भागों में साक्षरता के माध्यम समग्र शिक्षा का प्रसार खासतौर से वयस्कों में बढ़ाने में सरकार के सहायक के रूप में शैक्षिक संस्था के रूप में काम करे। और इसका उद्देश्य भी यही है कि इस विशेष रूप से इस सम्मेलन का जो हमने थीम रखा है वो यही है कि केवल साक्षरता ही लक्ष्य नहीं है, साक्षरता एक माध्यम है विकास का, और साक्षरता विकास का माध्यम किस प्रकार से बन सकती है, उसके विभिन्न आयामों में क्या क्या किया जा सकता है, इस पर चर्चा है। तो हमने जो विद्वान हैं इस क्षेत्र के, देश के भी जो मूर्धन्य विद्वान हैं उनको भी और राजस्थान के जो इसमें सक्रिय रूप से जुड़े हुए लोग हैं उनको बुलाया है और 3 दिन तक इसका चर्चा होगी और इसके आधार पर जो इसमें गति अधिक लाने में इसमें सहायता मिलेगी। राष्ट्रीय सीनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप की एसएमएस स्टेडियम के इंडोर हॉल में औपचारिक शुरुआत हुई। खिलाड़ियों के मशाल जुलूस से हुई टूर्नामेंट में 42 टीमों के 850 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। मंगलवार को खिलाड़ियों के वजन के बाद टूर्नामेंट के मुकाबले शुरू होंगे। 5 दिन चलने वाली यह प्रतियोगिता राजस्थान ताइक्वांडो संघ के तत्वाधान में खेली जा रही है। औपचारिक शुरुआत के बाद खिलाड़ियों ने जमकर अभ्यास किया। प्रतियोगिता में केंद्रीय पुलिस संगठन, भारतीय सेना और राजस्थान सहित देश भर से आई टीमें भाग ले रही हैं। तो राजस्थान में पहली बार आयोजित हो रही है और इसमें 800 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसमें 300 महिला हैं और 500 पुरुष हैं। इसमें हमारे 600 प्लेयर हैं, 200 ऑफिशियल्स हैं, जिसमें रेफरी और कोच मैनेजर भाग ले रहे हैं। इसमें 32 टीमें आई हैं और इसमें 6 टीमें हैं वो डिफेंस की टीमें हैं, जिसमें CISF है, CRPF है, ITBP है, सर्विसेज है इसमें, और अपने सीमा सशस्त्र सुरक्षा बल है। इसकी डिफेंस की 6 टीमें हैं और इसमें जो टॉप 10 टीम है वो नेशनल गेम्स जो केरल में हो रहा है उसके लिए क्वालिफाई होंगी। जो टॉप 10 टीम रहेंगी वो नेशनल गेम्स क्वालिफाई करने। तो इसमें जो सीनियर खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें। इसमें केवल ब्लैक बेल्ट खिलाड़ी ही भाग ले सकते हैं। जो ताइक्वांडो में एक्सपर्ट है, ब्लैक बेल्ट है, WTF विश्व ताइक्वांडो महासंघ कोरिया से जो ब्लैक बेल्ट है वही खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
आरपीए में देश भर के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुखों की संगोष्ठी हुई शुरू। मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। प्रो कबड्डी लीग की सरताज बनी टीम जयपुर पिंक पैंथर्स के खिलाड़ी आए जयपुर, समर्थकों ने किया भव्य स्वागत। और डाक विभाग की नई पहल, होम डिलीवरी के साथ साथ होम रिसीविंग की सुविधा भी प्रारंभ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा बाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सिटी ऑनलाइन चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हैं और आप इस चैनल को देखते रहें और हमें भी देखते रहें उस पर।